नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है गुड्डू और स्वागत करते हैं आपको इस लेक्चर में। आज हमारे क्लासेस का तीसरा लेक्चर है जो कि बीपीएससी का एयू एग्ज़ाम और साथ ही बिहार दरोगा के जो क्लासेस को टारगेट करते हुए हमारा 30 डेज का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पे 90 टॉपिक में फाइंड आउट किया हूँ और उसका एक थीम पकड़ाया था। उसी थीम के अकॉर्डिंग आज जो मेरी क्लासेस है, तीसरी क्लासेस है, और सबसे पहले मैं टारगेट किया हूँ बिहार स्पेशल की। आप लोग की डिमांड था कि बिहार स्पेशल पहले पढ़ाया जाए, तो उसी को टारगेट करते हुए हमने बिहार दरोगा देखा। बिहार स्पेशल क्लासेस है ये, जहाँ पे कि हमने आज से पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री जो है बिहार का, बिहार स्पेशल में वो क्लासेस हम कंप्लीट करवा चुके हैं और ये मेरा तीसरा क्लासेस है। आज के क्लासेस में मध्यकालीन इतिहास जो है बिहार से रिलेटेड वो कंप्लीट हम देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास क्या है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, यानी जिसे हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। राइट, मेडिवल हिस्ट्री में बिहार से संबंधित क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन अभी आए हैं, सारे क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, यहाँ पे विशेष तौर से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं बिहार के मेडिवल हिस्ट्री में, आप जाके देखते हैं तो। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें और बेहतरीन तरीके से क्लास डिजाइन किया गया है। इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगे। एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, सारी चीज़ें सारे मॉड्यूल बेस पे और बहुत ही कंसाइज वे में। अगर आप एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो आपके सिंगल क्वेश्चन भी मध्यकालीन हिस्ट्री से छूटने वाला नहीं है। चलिए बिना ज़्यादा बात करते हुए क्लास कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं आज की क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। राइट, तो जस्ट अगर हम बात करें तो हमने पिछले क्लासेस में जब एंशिएंट हिस्ट्री हमारा समाप्त हुआ है तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से चीज़ें कैसे एवॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर आपको हम थोड़ा सा अगर हम एक माइंड मैप के थ्रू चलें, क्योंकि क्लासेस जो है मैं माइंड मैप के थ्रू ही लेकर चलता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास को जितना इफेक्टिव बनाया जा सकता है उतना इफेक्टिव क्लास को बनाया है। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत होता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए अगर मेहनत भी हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। राइट, तो चलिए हम यहाँ से आपको एक टाइमलाइन के थ्रू समझाते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ओके, तो यहाँ से हमें समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे फिनिश किया था अपना, यहाँ पे हमने क्या फिनिश किया था। सबसे पहले हमारे सामने में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से सबसे पहले हमने देखा था स्टोन एज। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्टोन एज। तो स्टोन एज हमने देखा था। स्टोन एज में हम इसके 3 फेज देखा था। आपको थोड़ा मैं रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि कहीं से क्लासेस छूट के चल रहा है। तो इसका 3 फेज था। 3 फेज में आप देखेंगे कि ये जो पाषाण काल है इसका 3 फेज क्या क्या था। इसमें आपको देखने को मिलता है हमें, जैसे कि आप देखेंगे पालियोथिक एज, पालियोथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, तो ये आपका पालियोथिक हो गया। उसके बाद मेजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हमने देखा था न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है दोस्तों कि जब हम अगर इससे आगे आते हैं, स्टोन एज के बाद हम आगे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक, तो चालकोलिथिक एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बिहार स्पेशल से के पर्पस से जो भी चीज़ें कि कहाँ पे कौन सी जगह पे उसका टूल्स क्या मिला है, उसका जगह क्या है, कौन से एरिया में मिला है, तो सारी चीज़ें हम चालकोलिथिक एज में इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। तो दोस्तों ब्रॉन्ज एज के बारे में ये है कि इसी काल में आ जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम IVC बोलते हैं, IVC। राइट, तो ये आपका स्टार्ट होता है, लेकिन होता ये है कि बिहार में इसके एविडेंसेस नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी एविडेंसेस जो है ना बिहार में इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये अगर ईस्ट में देखेंगे तो आलमगीरपुर जो है वहाँ तक ही था, तो ये काल तो था नहीं। तो इसीलिए हम IVC के बारे में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में कम बात किया था पिछले क्लासेस में। अगर उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, हमें देखने के लिए है
कि हम देखते हैं कि अब हमें मिलता है यहाँ पे वैदिक एज, वैदिक काल। तो वैदिक काल में हमने देखा था बिहार स्पेशल के पर्सपेक्ट से कि वैदिक एज में आपको पता है कि 2 काल होता है, एक आपका अर्ली है और उसके बाद दूसरा है लेटर। तो लेटर काल हम देखा था कि किस तरीके से कि जो आर्यनाइजेशन जो है बिहार में आर्य द्वारा हुआ है लेटर वैदिक काल में, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बात किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है महाजनपद काल, और उसी में हमने बौद्धिज्म जैनिज्म धर्म भी देखा था। जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये भी हमने देखा था। बौद्ध धर्म और प्लस जैनिज्म, ये दोनों धर्म हमने क्लास में देखा था। महाजनपद काल में भी देखा था हमने कि 16 जनपद था। 16 जनपद में दोस्तों यहाँ पे 3 मेजर जनपद था बिहार के पर्सपेक्ट से। 16 जनपद था जिसमें कि मेजर जो 3 जो जनपद था वो बिहार से था। तो हमने इसमें देखा मगध हो गया, बज्जी हो गया, फिर अंग के बारे में हम देखा। उसके बाद मगध के बारे में हमने डिटेल से बात किया था, राइट। और नेक्स्ट अगर इसके आगे चलते हैं तो उसके बाद आता है पोस्ट मौर्य आता है। तो पोस्ट मौर्य हमने देखा था किस तरीके से इंडो ग्रीक हो गया, कुषाण हो गया, ये सब हमला किया था बिहार में, ठीक है। जो बिहार स्पेशल के पर्सपेक्टिव से, बाकी जो एंशिएंट हिस्ट्री जो है इंडिया का वो अलग है। बाकी बिहार के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है, इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाई हूँ अपनी इसी चैनल पे, आप वो भी क्लासेस वॉच करें, आपको बहुत ही इफेक्टिव होगा, राइट। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे गुप्ता एरा आता है, गुप्ता काल। गुप्ता के बाद में हमने पोस्ट गुप्ता देखा, ठीक है। पोस्ट गुप्ता में उसी क्रम में हमें देखने को मिलता है बहुत सारे रूलर्स। अब एक जो इम्पोर्टेंट रूलर जो था जिसके बारे में बात करना है वो है पाल डायनेस्टी, यानी पाल का जो रूलर था इसके बारे में बात करना है। ये हमारे एंशिएंट मेडिएवल का एक ट्रांजिशन फेज का जॉन कहलाता है, जिसे हम पाल डायनेस्टी बोलते हैं, यानी पाल वंश बोलते हैं। ये भी अब बंगाल के जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे हर्षवर्धन का डिक्लाइन होता है, हर्षवर्धन जो था उसका डिक्लाइन होता है जैसे, तो उसके बाद में ये फेज आता है पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी वाला जो आपको देखने के लिए मिलता है, अगर इसका मैप के थ्रू जाएँ, देखिए रेंडमली अगर आपको बताएं तो ये जो आप देखेंगे कि रेंडमली ये जो देखते हैं यहाँ पे पाल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा जबरन एग्जिस्ट कर रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसी के बारे में बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कंसाइज वे में, बहुत ही मतलब एक जो माइंड मैप के थ्रू जो क्लासेस होता है, जो जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो सके, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सके, उस तरीके से आपका मटेरियल यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप लोग आराम से एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम बताऊँगा, आप बस सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सुनने समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आप इसे बहुत इजीली मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम पाल डायनेस्टी के बारे में कि पाल वंश के रिलेटेड क्या क्या फैक्ट वगैरह है, अब पाल वंश से संबंधित क्या है। देखिए पाल का जो संस्थापक जो था, अगर इसके संस्थापक अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक गोपाल। दोस्तों इनके बारे में बोला जाता है, गोपाल जो था इसको इलेक्टेड किया गया था, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम जो होता है ना, जैसे कि किसी का मतलब अगर बाप राजा है तो उसका बेटा राजा हो गया, तो यहाँ पे गोपाल के बारे में बोला जाता है कि इसको ना लोगों ने चुन कर भेजा था, लोगों ने इलेक्ट किया था, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो सिस्टम जो था यहाँ पे इलेक्टेड सिस्टम भी बोला जा सकता है, इलेक्टेड। इसके बाद में फिर मोनार्की आ जाता है इसमें गोपाल वंश में, ठीक है। लेकिन गोपाल के बारे में बोला जाता है कि ये इलेक्टेड पर्सन था। तो एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था गोपाल के इस टाइप के रिलेटेड फैक्ट कि गोपाल को इलेक्टेड था या इलेक्टेड नहीं था, चुना गया था, किस तरीके से उसका प्रोसीजर था। एक तो हो गया सिलेक्शन, एक हुआ इलेक्शन। तो इस यहाँ पे आप इलेक्शन वाला सिस्टम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाउंडर माना जाता है गोपाल डायनेस्टी का, गोपाल वंश का। और इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया था जिसका नाम था उदंतपुरी। तो उदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने ही फाउंड किया था। तो इनके बारे में ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आपसे 2 ही 3 क्वेश्चन यहाँ सब पूछे जाते हैं खासकर गोपाल से कि इन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया था, उदंतपुर यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है मैं आगे आपको इसका भी कारण बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है गोपाल के बारे में ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों, इस जो वंश जो था पाल मतलब होता क्या है मालूम है, प्रोटेक्टर। जिसने बोलता है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ या मुझे कोई पाल रहा है, ठीक है। तो पाल का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर। लेकिन ये चीज़ें नहीं पूछता एग्जाम से, इसीलिए मैं आपको स्किप किया हूँ, ठीक है। अब इस डायनेस्टी का सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर जिसे जो फेमस था, जिन्होंने अपने जो इनकी टेरिटरी जो था जिसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है, अपनी टेरिटरी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी टेरिटरी को एक्वायर किया है कौन, धर्मपाल। तो अब बात करते हैं धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो देखिए इन्होंने जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष किया है तो वो आपको बताते हैं। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है दोस्तों ये आपको 750 AD से स्टार्ट होता है, ये 1150 AD तक चलता है।
साढ़े 1180 तक चलता है, तो बहुत बड़ी संघर्ष आई है। लेकिन जो मोटा मोटी जो चीज़ें पूछता है उसके बारे में बात कर लेते हैं और वो आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार स्पेशल क्लासेस है, यहाँ पे हम तो पूरा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पूरा आपको डीप में अगर हम पढ़ना है तो आप आराम से हमारे जो वीडियो बना हुआ आप उसे जाकर वॉच कर ले, ठीक है। आपको वहाँ से बहुत सारा चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे एक देखता हूँ, अगर मेरे पास इमेज होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हुआ था। ओके, देखिए ये इमेज है, हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ना, ये इसमें 3 राजा था। आप देखेंगे कि एक था राष्ट्रकूट, दूसरा था गुर्जर प्रतिहार और तीसरा जो था आपका दोस्तों पाला, ठीक है। और ये कहाँ लड़ाई हो रहा था, आप देखेंगे कि ये जो कन्नौज वाले जो क्षेत्र है ना, कन्नौज, ये आप देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है यहीं पर लड़ाई हो रहा था, कन्नौज के लिए लड़ाई हो रहा था। अब लोग ये पूछेंगे कि कन्नौज में ऐसा था क्या, तो कन्नौज में दोस्तों इसका भी एक वजह है। कन्नौज ना उस समय पावर सिंबल माना जाता था, पावर ऑफ प्रेस्टीज माना जाता था, ठीक है। अगर जो आदमी कन्नौज पे रूल कर लेता था तो बोला जाता था कि वो उत्तरापथ का स्वामी है, उससे बड़ा कोई नॉर्थ में कोई शासक ही नहीं है। इसीलिए लोग कन्नौज के लिए लड़ता था, ठीक है। कन्नौज ये जो जगह है इसके लिए लड़ता था, ठीक है। तो इसमें लड़ाई किस किस के बीच में होता है आपका, जैसे कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के बीच में लड़ाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के समय में, तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय में हुआ था, तो ये धर्मपाल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि धर्मपाल हार जाता है, किससे, वत्सराज जो था, वत्सराज इससे हार जाता है। ये राजा है वत्सराज, इससे हार जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो राष्ट्रकूटालूरा जो था ध्रुव, उसको हरा देता है। जो राष्ट्रकूट का जो शासक था ध्रुव, उसे हरा देता है। तो इसीलिए ये किससे हार गया किससे जीत गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया था जिसका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बोला जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर में प्रेजेंट में भी है, राइट। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि ओदंतपुरी और विक्रमशिला, तो विक्रमशिला जो बनाया ये धर्मपाल बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये धर्मपाल से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में सोमपुर महाविहार जो है, सोमपुर महाविहार जो है ये भी धर्मपाल ही बनाया है। ये किसने बनाया, तो धर्मपाल, और ये अभी दोस्तों प्रेजेंट में बांग्लादेश में है। तो बस आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष जब जीत जाता है धर्मपाल, तो उन्होंने उत्तरापथ स्वामी का टाइटल लेता है, ठीक है। यानी उत्तर का भगवान या नॉर्थ का गॉड या उत्तरापथ स्वामी, इसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो जब युद्ध में विनर बनता है तब इन्होंने ये टाइटल लेता है, ओके। तो इतना चीज़ें आपको धर्मपाल से संबंधित है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहीं से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब बाकी चीज़ें अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के माध्यम से देखेंगे तो हम क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके क्लासेस देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि इनके जो सन होते हैं, इनके जो पुत्र होते हैं देवपाल, ठीक है। अब तो दोस्तों देवपाल के बारे में बात किया जाता है कि देवपाल मेन जो काम किया था, उन्होंने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। और साथ ही साथ उन्होंने 5 गाँव डोनेट किया था। बालपुत्र देव जो राजा जो था श्रीलंका का, इसको 5 गाँव डोनेट किया था ताकि वो अपना देख रेख कर सके। किसका, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हो गया, उसको देख रेख करने के लिए इन्होंने 5 गाँव डोनेट कर दिया कि उससे जो टैक्स आएगा, जो कलेक्शन आएगा, आप उसको देख रेख करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बालपुत्र देव कौन था, कहाँ का राजा था, तो ये दोस्तों श्रीलंका का राजा था, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो पाल वंश से संबंधित है कि सबसे इसका अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा दोस्तों यहाँ पर रामपाल था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गिन चुन के जो मेजर जो फैक्ट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, हम उसी चीज़ को इंक्लूड किए हैं बिहार स्पेशल क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में देखेंगे कि इनके समय में ही 2 बहुत बड़ी कलाकार था जो कि मूर्ति बनाता था। पाल समय में दोस्तों बोला जाता है कि इसका जो मूर्ति कला जो था बहुत ही शानदार था, बहुत ज़बरदस्त था। इसके समय में काला टाइप के जो स्टेचू जो होता है ना, काला मूर्ति बनता था, काला ब्लैक सैंडस्टोन में, ठीक है। और इनके जो सबसे जो फेमस जो कलाकार जो था, जो ब्रॉन्ज स्टेचू बनाता था, कांस्य मूर्ति जो बनाता था, उसका नाम था धीमन अबितपाल, ठीक है। धीमन अबितपाल, ये दोनों बहुत फेमस था और ये पाल का से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिस्ट के बारे में 2017-18 के दरोगा के पेपर में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो धीमन अबितपाल, बस इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है, कहाँ से, धर्मपाल से। और अगर आप इसे आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप इतना इंश्योर रहिए, आइए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आंसर देगा। तो इसीलिए कन्फ्यूज नहीं होना है और आराम से पढ़ते जाना है।
तो दोस्तों इतना सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो था ट्रांजिशन फेज, जो कि मेडावल एंशिएंट के बीच में जो था एक ट्रांजिशन के रूप में काम कर रहा था, पाल डायनेस्टी। अब हम परफेक्टली मेडावल बिहार का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, अभी से, और आज ही ये समाप्त हो जाएगा। बस आप 40-45 मिनट का ये क्लासेस होगा, आप देखेंगे और आपका ये मेडावल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके लगभग हर एक एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाता है। मेडावल बिहार से, मध्यकालीन बिहार से, बिहार एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। जब यहाँ से इतना क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इसको पढ़ना अच्छे से ज़रूरी है, राइट। तो आप चलिए हम यहाँ पे मेडावल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और समझने की सारी चीज़ें प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट जो होता है आपका, आप देखेंगे कि नॉर्थ को कौन कंट्रोल कर रहा था, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। और दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था तो दिल्ली में बैठता है कौन, सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली में कौन बैठता है, गुलाम वंश बैठता है। और गुलाम वंश को तुर्क वंश भी बोला जाता है, तुर्की शासन भी उसे बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है कहाँ पे, दिल्ली में, और उसी का एक गुलाम होता है कौन, बख्तियार खिलजी। क्योंकि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी गुलाम ही था, मोहम्मद गौरी का गुलाम ही था, तो वो मर गया था, फिर इसको छोड़ दिया, तो ये अपना कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना जो जिला, जो कैपिटल जो था, राजधानी जो था, उसको लाहौर बनाया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इसका जो चेला जो था, यानी इसका क्या बोले, इसका गुलाम जो था वो था बख्तियार खिलजी। अब दोस्तों बख्तियार खिलजी हमला करता है बिहार में, अब बहुत भयंकर हमला करता है। अब उस सब के बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं कि ये बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी का क्यों खुंदस था कि सारे यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय उसको आग लगा दिया। तो ये सारी चीज़ हम बातें करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। और इसको मटेरियल को रेडी करने में दोस्तों बहुत टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लगा। ये नहीं कि मैं केवल कॉपी पेस्ट मारा हूँ, बहुत अच्छे तरह से मुझे बहुत सारा कंटेंट को रिमूव करना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ा है, बहुत सारे रिसोर्सों को फॉलो करना पड़ा है, ठीक है। तो आराम से आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ में ये क्लासेस लाया हूँ, आप लोग देखिए। और अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो सलेब जो था वो बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी दोस्तों हमला करता है कहाँ पे, उदनपुरी पे। उदनपुरी बिहार जो था 1198 AD में, 1198 में ये हमला करता है उदनपुरी पे और उसको कंक्वेस्ट कर लेता है, उसको विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे कि जब उदनपुरी जीतता है तो फिर वो नालंदा पे हमला करता है। उसके बाद में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था उस पर भी हमला करता है। और दोस्तों ये हमला करके देखेंगे जैसे कि उदनपुरी हो गया, विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, इन सबको हमला करके हमला ही नहीं करता है, इसको लूट करता है, लूटता भी है। प्लस ये जो स्कूल कॉलेजेस जो था जिसमें इतनी सारे क्लासेस वगैरह होता था, यूनिवर्सिटी था, इसमें आग लगा देता है, इसमें आग लगा देता है। और दोस्तों लोग बोलते हैं, कुछ जो स्कॉलर हैं वो ये बात बोलते हैं कि देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतना पुस्तक था, इतना बुक था कि इसमें जब आग लगाएगा तो उसमें 4 महीने तक आग लगता ही रहा, मतलब बुझ ही नहीं रहा था, जल ही रहा था, क्योंकि उसमें इतना किताब था, इतना मटेरियल था। तो आप सोच सकते हैं कि जो भूमि जो कि ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहाँ पे विदेश से लोग आता था नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, विक्रमशिला में पढ़ाई करने के लिए, और उसको अब विनाश के रास्ते पे ये लोग ले जाएंगे। क्योंकि एक किसी भी चीज़ को आप मान के चलिए कि आपको आगे चलना है, आपको ग्रो करना है, तो उसका मुख्य आधार क्या है, वो है ज्ञान, वो है नॉलेज। और यहाँ पे सबसे पहले ये लोग क्या बर्बाद किया है, नॉलेज बर्बाद किया है। तभी तो बिहार आज पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी है ही नहीं। और अभी भी जो गवर्नमेंट है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, वो भी इन सब चीज़ों से सीख नहीं लेता है। क्योंकि अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय होंगे तभी ना वहाँ से एजुकेटेड लोग निकलेंगे। नहीं तो अभी भी IAS ऑफिसर कम थोड़ी बनते हैं बिहार से। लेकिन फिर भी बिहार गरीब क्यों है, क्योंकि IAS ऑफिसर बन रहे हैं तो भाई दूसरे स्टेट में जाकर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बिहार का जो तुर्की शासन के अंदर में देखेंगे बख्तियार खिलजी यही आग लगाता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बख्तियार खिलजी का नाम आएगा, उदनपुरी का भी और विक्रमशिला का भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इनके बारे में। बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद में क्या करता है। तो सबसे पहला कंक्वेस्ट कहाँ करता है, ये विक्रमशिला, उदनपुरी यानी पटना के जो समीप जो एरिया है उस समय। उसके बाद में दोस्तों ये हमला करता है बंगाल पे। उसके बाद में ये हमला करता है बंगाल पे दोस्तों सेन डायनेस्टी हुआ करता था, सेन वंश का वहाँ पे उस समय शासन था। लेकिन आप देखेंगे कि जो राज जो कर रहा था वो लक्ष्मण सेन वहाँ पे रूल कर रहा था। लक्ष्मण सेन जो था
ये सेन डायनेस्टी का फाउंडर नहीं है, संस्थापक नहीं है। अब संस्थापक कौन था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लक्ष्मण सेन के बारे में बात करूँगा। तो आप लोग सेन डायनेस्टी के जो संस्थापक फाउंडर कौन था उसका नाम आप लोग कमेंट में हमें बताइए, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही इन्होंने लक्ष्मण सेन पर हमला करता है तो लक्ष्मण सेन दोस्तों भाग जाता है, भाग जाता है दोस्तों। मतलब लिटरली मतलब किस टाइप का वो लोग शासक था कि मान लीजिए कोई हमला किया है तो आप बचाएंगे ना उसे ना, तो भाग जाता है लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन भागता है तो फिर यह क्या करता है बख्तियार खिलजी कि देखता है कि भाई साहब लक्ष्मण सेन तो भाग गया। अब लक्ष्मण सेन भाग गया तो ये जो नदिया जो डिस्ट्रिक्ट जो था, नदिया डिस्ट्रिक्ट है अभी भी बंगाल में, ये लक्ष्मण सेन का हुआ करता था क्या, राजधानी। लक्ष्मण सेन का ये हुआ करता राजधानी, नदिया जो जिला है, नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है। लेकिन अब वो भाग गया तो बख्तियार खिलजी क्या करता है कि इन्होंने इसका कैपिटल जो था ना उसको लखनऊ बना दिया। यानी अब मान लीजिए राजा चेंज होता था ना, पहले तो राजा चेंज होता था तो सबसे पहला काम करता था कि राजधानी बदलो, ठीक है। तो इन्होंने अब कैपिटल जो कर दिया लखनऊ थी। तो आपसे पूछ ले कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल का राजधानी कहाँ किया था, तो आपको पता होना लखनऊ थी, ठीक है, लखनऊ थी। और उसके बाद में देखेंगे कि इतना सब चीज़ें तामझाम होने के बाद में कि दोस्तों इसको ना बख्तियार खिलजी को इसी का कमांडर जो था उसको वही मार दिया। इसको देखा होगा कि उल्टा सीधा कानून पास कर रहा है या परेशान कर रहा होगा, तो इसीलिए इसको मार देता है। अब कौन मारा था दोस्तों, अली मर्दान। अली मर्दान एक शख्स था, इन्होंने इसको मर्डर कर देता है, किसको, बख्तियार खिलजी को, ठीक है। अब बख्तियार खिलजी अगर मरता है तो इसको अब देखेंगे कि बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ जो जगह है पटना में, बिहार शरीफ देखेंगे तो बिहार शरीफ में इसको जला दिया जाता है, वहीं पर दफनाया गया, क्योंकि मुस्लिम को तो जलाया नहीं जाता है, इसको दफना दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इतना सारे चीज़ें आपका बख्तियार खिलजी से संबंधित, बख्तियार खिलजी संबंधित इससे ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और नहीं अभी तक पूछा है, ठीक है। तो इतना सब चीज़ें आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका बख्तियार खिलजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये आपका होता है स्लेव डायनेस्टीज, यानी गुलाम वंश का जो चीज़ें हैं, गुलाम वंश से संबंधित आपका यहीं से ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। पहला आक्रमण था तो इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसलिए मैं इसको डिटेल में ज़्यादा कवर किया, राइट। और अली मर्दान जो है, अली मर्दान, इसको आप देखेंगे कि 2012-13 के पेपर में, दुर्गा वाला पेपर में पूछा गया है कि इसको मर्डर किसने किया था, तो अली मर्दान होगा, ठीक है। तो इतना तो चीज़ें आपको पता हो बस आपका काम हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक लोकल डायनेस्टी था यहीं पे जिसको कर्नाट डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कर्नाट डायनेस्टी के बारे में कि कर्नाट डायनेस्टी क्या था। तो दोस्तों इसका अगर रीजन के बारे में बात करें तो इसका जो आप देखेंगे कि रीजन जो तिरहुत मिथिला वाला जो रीजन जो था ना, यही इसका था, तिरहुत मिथिला वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पर। और इसका जो फाउंडर जो था, संस्थापक था, उसका नाम था नान्यदेव। ये आपके एग्जाम में बार पूछ लिया जाता है कर्नाट डायनेस्टी के बारे में कि इसका फाउंडर कौन था, तो आप देखेंगे कि नान्यदेव। और ये सीधा सीधा आपको 1 नंबर दे देता है। अगर इसका कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल जो है सिमरौगढ़ है, राजधानी कहा था सिमरौगढ़। आइए दोस्तों प्रेजेंट में नेपाल में है, ठीक है। तो कभी कभार आपको ये जो पुरानी जो जगह जो होते हैं, जो हमारे एंशिएंट में होते हैं, उसका मॉडर्न नाम पूछ लिया जाता है कि अभी वो प्रेजेंट में कहाँ है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके समय में भी कर्नाट डायनेस्टी के समय बख्तियार खिलजी यहाँ पे अटैक किया था। बख्तियार खिलजी इस पर भी अटैक किया था ना, क्योंकि ये मिथिला वाला पार्ट था, जैसे बंगाल पे हमला किया, ठीक है। तो फिर ये मिथिला वाला रीजन में था ये अपना, ठीक है। तो वहाँ पे हमला करता है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के समय में था दोस्तों नरसिंहदेव, ठीक है, नरसिंहदेव था बख्तियार के इसके समय में। तो नरसिंहदेव को समझाया बुझाया कि भाई अब तुम जो टैक्स कलेक्शन होता है वो मुझे दोगे, उसका हिस्सा दोगे। तो ये मान गया था नरसिंहदेव, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक आता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जो अब आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक ही तो आएंगे जब तुगलक वंश का शासन होगा दिल्ली में, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक आता है। गयासुद्दीन तुगलक इसके समय में रहता है राजा यहाँ पर हरसिमदेव, ठीक है। हरसिमदेव के समय में दोस्तों ये बोला जाता है कि जैसे गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे हमला करता है ना, तो देखिए ये नरसिंहदेव जो था ये था बख्तियार खिलजी समय में। तो इसका डिप्लोमेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये डिप्लोमेसी करके कि हम आपको कमीशन दे देंगे, हम जो टैक्स कलेक्शन करेंगे तो उसमें आपका हिस्सा मिलेगा। तो इन्होंने डिप्लोमेसली ये चीज़ में विन किया और इन्होंने मैटर को सॉल्व कर दिया। लेकिन आप देखेंगे हरसिमदेव जो था, ये देखा गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे हमला किया है तो ये भाग जाता है कहाँ, नेपाल। ये नेपाल भाग जाता है, ठीक है। तो इससे ना बहुत ही एक अलग इमेज बनता है कर्नाट डायनेस्टी के बारे में। और इसके समय हम देखेंगे कि मैथिली लैंग्वेज जो था, जो मैथिली लैंग्वेज अभी भी है, वो काफ़ी गौरव किया है, काफ़ी इसको मतलब आप देखेंगे बहुत सारे जैसे कि विद्यापति जी हो गया,
और जो पॉपुलर जो स्कॉलर जो हैं इनके समय में ही था, हरसिंह के समय में ही था। ठीक है, तो मैथिली लैंग्वेज जो है इसका विकास इनके समय में बहुत ज़्यादा देखा गया है। साथ ही एक पंजी प्रबंध जो था, पंजी प्रबंध ये सोशल कोड था, ये समाज में किस तरीके से चीज़ें मेंटेन होगा वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो था कर्नाड डायनेस्टी, ये इसके बारे में ये सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो हमने इस तरीके से देखा, डिस्कस किया। राइट, अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सल्तनत काल में बिहार में क्या क्या हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली में जो आ गया वो आ गया सल्तनत काल। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में आप देखते हैं जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मरता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है तो उसके बाद में उसका दामाद बनता है इल्तुतमिश, दिल्ली में शासन करता है। अब इनके समय में क्या क्या हुआ वो थोड़ा आपको हम बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी जो चीज़ें एफर्ट लगाना अपनी तरफ से हम वो चीज़ पे भी काम किया जा सके। ठीक है, बाकी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है और सारी चीज़ें, बाकी इसको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि क्लास है बिहार स्पेशल की। ठीक है, आपको डीप में देखना हो तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, चाहे मेडिवल हिस्ट्री का या एंसेंट हिस्ट्री का। ठीक है, इतने सब चीज़ें आपको लिए इनफ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इल्तुतमिश यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, इल्तुतमिश अटैक करता है ना, तो आपको देखने क्या मिलता है कि ये अपॉइंट करता है मलिक कफूर को एज ए गवर्नर, किसका, बिहार का, बिहार के गवर्नर इसे नियुक्त करता है मलिक कफूर। ये नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, बार बार पूछा गया है। राइट, साथ ही साथ तुगलक पीरियड में ही देखेंगे कि जो बिहार का कैपिटल जो था उसे बिहार शरीफ कर दिया जाता है। राइट, और पहली बार बिहार शब्द जो है, बिहार शब्द जो है ये हमें देखने को मिलता है तबकाते नासरी जो बुक जो है मिनहाज-ए-सिराज का, उसमें हमें इसके बारे में इसका हमें जानकारी मिलता है कि बिहार नाम का जगह है उसका ये। तो तबकाते नासिरी जो था दोस्तों, आप देखेंगे मिनहाज-ए-सिराज जो था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक काल में ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में रहता था, इसीलिए ये बुक में हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलता है यहाँ से अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और भी सारी चीज़ें, जैसे कि आप हम देखते हैं कि अब बिहार में आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे तुगलक वंश है, तुगलक वंश आ गया है, तुगलक आ गया है, उसके बाद में सल्तनत काल चल रहा है। तो इसी में आप देखेंगे कि बिहार में अफगान रूल का क्या स्थिति है और बिहार में अफगान रूल कैसे हो रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राजा जो था सिकंदर लोधी अपॉइंट करता है दरिया खान को बिहार का एज ए गवर्नर। क्या अपॉइंट करता है दोस्तों, बिहार का एज ए गवर्नर। ठीक है, दरिया खान नुहानी को। राइट, कौन नियुक्त करता है, सिकंदर लोधी, क्योंकि दिल्ली में है सिकंदर लोधी अभी राजा बना हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोधी जो रहता है, इब्राहिम लोधी के समय में, क्योंकि इब्राहिम लोधी काफ़ी कमज़ोर राजा रहता है, तो इब्राहिम लोधी के समय में बहार खान नुहानी जो था अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे सिकंदर लोधी जो है, इब्राहिम लोधी जो है ये यहाँ पे कमज़ोर रहता है। उसके बाद में देखेंगे कि महमूद लोधी जो था, देखिए ये इब्राहिम लोधी के किससे हारता है दोस्तों, ये हारता है आपका, ये हार जाता है आपका बाबर से। ठीक है, इब्राहिम लोधी अब बाबर से हारता है, तो जैसे ही बाबर से हारता है तो ये अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। इसी के भागते हुए आप देखेंगे महमूद लोधी एक राजा था, अफगान रूलर था, इसको हराता है लोग बाबर घाघरा के युद्ध में। तो ये अंतिम अफगान माना जाता है इसको। ठीक है, महमूद लोधी को। तो महमूद लोधी को कौन हराता है, तो बाबर। ये जो बैटल घाघरा की जो युद्ध होता है ना उसमें। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अफगान रूल जो था बिहार में इस तरीके से चीज़ें चल रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि शेरशाह भी अफगान रूरल में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म देखेंगे कि 1486 ईस्वी में हुआ था। इनका पिताजी का नाम हसन खान था, हसन खान। ठीक है, और ये जो था हसन खान जो था ये आपको यहाँ का सासाराम का जागीरदार था, ये हसन खान। तो इनके पिताजी का नाम, इनका बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, अब इनका शेर का उपाधि किसने दिया, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो मुनीम खान जो यहाँ था, आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दरिया खान, इन्होंने ही शेरशाह सूरी को यहाँ पर शेर का उपाधि दिया, क्योंकि उन्होंने शेर बोलता है कि शेर को हरा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बैटल होता है कौन सा, एक युद्ध होता है जो कि बंगाल से युद्ध होता है सूरजगढ़ का।
सूरजगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों, ये होता है 1534 में, 1534 में युद्ध होता है। और इसमें इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाता है, बंगाल को, क्योंकि बंगाल का युद्ध जीत लेता है। और इसमें ये जो हुमायूं जो है उसको रिक्वेस्ट करता है, उनसे आग्रह करता है कि आप मुझे यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का राइट दे दें, फिर मैं आपको 10 लाख रुपये, मतलब आपको मैं 10 लाख रुपये एनुअल पेमेंट करूँगा, ठीक है। और इस पर हुमायूं को थोड़ा डिस्टर्बेंस करता है, हुमायूं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक युद्ध होता है दोस्तों, वो युद्ध होता है यहाँ पे, और भी बहुत सारे युद्ध होता ही रहता है। तो एक जो मेजर युद्ध जो है वो हुमायूं के बीच में होता है चौसा में, हुमायूं से युद्ध होता है चौसा में 1539 ईस्वी में, राइट। और फिर ये चौसा जो है बक्सर, और यहाँ पे ये हुमायूं को हरा देता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हुमायूं को यहाँ हरा देता है। अब हरा देने के बाद में दोस्तों आपको देखने के लिए क्या मिल जाता है कि अब हुमायूं से बड़ा जो साम्राज्य होगा वो शेरशाह सूरी का हो जाएगा। और शेरशाह सूरी एक बड़ा दावेदार, मतलब ये इतना बड़ा साम्राज्य अपना इस्टेब्लिश करता है, इतना पावरफुल था कि ये अंग्रेज को भागने के लिए जो मुग़ल था उसको पूरा देश छोड़वा देता है, देश निष्कासित करवा देता है दोस्तों। 1540 से लेकर के आप देखेंगे कि 1540 से लेकर के ये 1555 तक लोग दोस्तों ये हुमायूं बाहर ही रहेंगे। लेकिन फिर जैसे ही ये डिक्लाइन होता है शेरशाह सूरी का, तब ये लोग आते हैं, तो वो भी देखते हैं थोड़ा अच्छे से। तो ये यहाँ पे आपको ये चौसा की युद्ध आपको याद रखना है। हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। और चौसा कहाँ है दोस्तों, चौसा ये बिहार में ही है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जैसे कि आप देखते हैं कि एक युद्ध होता है 1539 में चौसा का युद्ध, उसके बाद में होता है बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। बिलग्राम का दोस्तों युद्ध होता है, ये होता है 1540 में, ठीक है। 1540 में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो हुमायूं जो रहता है उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई आप जाओ, आप उनको, और यहाँ पे अपना सूरवंश जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है सूरवंश, राइट। और इसी में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जैसे ही राजा बनता है तो एक पटना में एक किला बनाता है, ठीक है, और उसी को अपना कैपिटल बनाता है, ठीक है। और पटना का कैपिटल बनाया किसने, शेरशाह सूरी ने। और इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों मिलता है अब्दुल्ला तारिक का एक बुक है, उसमें हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमें क्या देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी बहुत सारे युद्ध करता है, लेकिन लास्ट ऑफ लास्ट इनका मृत्यु हो जाता है। कलिंजर की अभियान जो होता है, कलिंजर के युद्ध में इन पे खुद का ही तोप का गोला इनसे लग जाता है, यहाँ पे इसका मृत्यु हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका मृत्यु कब हुआ था। तो ये कलिंजर का जो अभियान जो था, कलिंजर का जो कैंपेन जो था 1545 में, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सिल्वर कॉइन जो लॉन्च किया था उसको रुपया बोला जाता था, कॉपर कॉइन को दाम बोला जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सन जो था उसका नाम था जलाल खान, टाइटल लिया था इस्लाम खान का, उन्होंने टाइटल लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि चेर डायनेस्टी आता है। तो चेर डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन इसमें परमानेंट रूलर जो था वो था मेदिनी राय, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं कि बिहार जो मुग़ल पीरियड में बिहार में के तहत क्या क्या चीज़ें हुआ है, किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वो सब सारी चीज़ें। तो हमें मुग़ल का री एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है कब, 1555 में। मच्छीबाड़ा का जो युद्ध होता है, मच्छीबाड़ा का युद्ध जो होता है हुमायूं के बीच में, तो मच्छीबाड़ा के युद्ध से अब मुग़ल यहाँ पे एंट्री करता है। इसका भी एक वजह है कि मुग़ल एंट्री कैसे कर लेता है। तो देखिए हुआ ये था कि 1545 में मरता है, शेरशाह सूरी मर जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो सन जो था इस्लाम खान, वो उतना कैपेबल नहीं होता, और वो भी बहुत सारा युद्ध लड़ते लड़ते देखेंगे कि 1554 तक वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी कि जो अफगान रूल जो था वो कमज़ोर हो जाता है 10-15 सालों में, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब री एस्टेब्लिश करता है अपने आपको 1555-56 में। उसके बाद में इन्होंने अपना एक अफगान एम्पायर जो होता है ताज खान करनानी स्टार्ट किया रहता है, ठीक है। ये मुग़ल के अंदर में ही ताज खान जो करनानी जो है ये अपना एक रूल एम्पायर एस्टेब्लिश करता है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। और ये किसके अंदर में होता है, ये होता है दोस्तों आपको मुग़ल के अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रहता है मुग़ल के अंदर में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब अकबर के समय में क्या होता है। तो हुमायूं के समय में, तो क्योंकि हुमायूं के बाद तो अकबर आ जाता है, ठीक है। अकबर 13 साल के एज में ही राजा बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मेडिवल हिस्ट्री जब आप इंडिया पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चीज़ कि ये जो राजा जो था बिहार में, जैसे ताज खान करनानी जो था, ये मुग़ल के अंदर में ही अपना एम्पायर रन कर रहा था, ठीक है। टैक्स देता था, जो चीज़ें मतलब जो टर्म कंडीशन जो था, यानी मुग़ल के अंदर में ही आपको राज करना है, शासन करना है, ठीक है।
ये काम कौन कर रहा था? ताज खान करनानी, ठीक है। अब इनका पुत्र होता है, इनका बेटा जो होता है, ये अकबर को उस टाइप के रिस्पेक्ट नहीं देता था। उसका नाम था दावल खान करनानी। दावल का करनानी था, थोड़ा बिहारी टाइप का, बिहारी बुद्धि वाला। वो सोच रहा होगा कि भाई मैं कमा मैं रहा हूँ, यहाँ से टैक्स मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, मेरा राज है, मैं टैक्स क्यों दूँ। उसे ये भूल गया था भाई अकबर बैठा हुआ है, मैं मुगल के अंदर में हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये कर दिया बगावत। बगावत कौन कर दिया दोस्तों? दावल खान करनानी जो है ये बगावत कर देता है। ये बगावत जैसे करता है तो अकबर आ जाता है बिहार में, बिहार हमला करता है। और अकबर जैसे ही यहाँ पर अटैक करता है, देखिए आप देखेंगे कि अकबर यहाँ पे आपको अटैक करते हुए मिलेगा कि 1576 में अकबर हमला करता है पटना में दावल खान पे। और दावल खान ऐसा कायर आदमी होता है कि पटना छोड़ के भाग जाता है, पटना छोड़ के ही भाग जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो हंसी हो गया, एक तो आपके हाथ से राज भी निकल गया, प्लस अगर मान के चलिए आपने बोला था कि हमें युद्ध ही करना है तो कर लेते युद्ध, क्या दिक्कत था भाई, मर जाते। अब ये कहाँ भागे गए? शायद बोलते हैं कि नेपाल पर भाग गया था ये दावल खान, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा एक बात, सबसे भिड़ना भी नहीं है। अगर लगे पार्टी अगर दमदार है, पार्टी मतलब ताकतवर है, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी खेलिएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लगे कि हाँ मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वहाँ पे भिड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसी वाला हालत हो जाएगा दावल खान वाला, ठीक है। अब दोस्तों करता क्या है अकबर कि ये तो भाग जाता है। अकबर बोलता है भाई इसको हटाओ, ये गवर्नर अच्छा नहीं है। तो अकबर एक काम करता है कि यहाँ पे 1580 में आप देखेंगे, 1580 में मुनीम खान जो है उसको गवर्नर बना देता है बिहार को, कि भाई तुम देखो, अब बिहार मतलब बिहार बंगाल दोनों, ठीक है। तो यहाँ मुनीम खान को अपना बना देता है बिहार का गवर्नर, तुम आप देखो भाई अपना जो करना है करते रहो, ठीक है, 1580 में। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे कि राजा मान सिंह जो है 1586 ईस्वी में आसपास, 1586 ईस्वी के आसपास में देखेंगे कि राजा मान सिंह जो गवर्नर बनता है। ये दोस्तों इसके समय में बोला जाता है कि मुगल जो था बिहार में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि राजा मान सिंह जो था अकबर का साला था, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि जैसे गवर्नर बनता है तो बिहार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कौन? मुगल्स, ठीक है। और इन्होंने अपना जो कैपिटल जो था रोहतास को बनाया। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछता है अकबर के काल में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको देखने मिलता है ये दावल खान करनानी जो है, इसके बारे में मुनीम खान, ये दो चीज़ आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला है। इसी क्रमबद्ध तरीके से हम आगे भी चीज़ें देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सारा था मुगल से रिलेटेड, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं औरंगजेब के संबंधित, औरंगजेब के काल में क्या हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रहा है? बताइए कमेंट करके कि सारी चीज़ ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, राइट। तो चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका हमें जवाब देंगे, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल के शासक जो था लक्ष्मण से उसको हराया, ठीक है। जब हरा दिया तो बख्तियार खिलजी ने जो उसका कैपिटल जो था वो था कहाँ? नदिया, ठीक है। उसको कहाँ पे चेंज किया था? कहाँ पे बख्तियार खिलजी ने बंगाल के चेंज किया था उसका राजधानी? तो आप हमें इसका आंसर देंगे कमेंट में, कमेंट में हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है, कि बख्तियार खिलजी कहाँ पे राजधानी चेंज किया था बंगाल का, ठीक है। बंगाल की राजधानी बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं औरंगजेब के काल में कि औरंगजेब के काल में क्या हुआ है। तो औरंगजेब के दोस्तों, औरंगजेब के काल में इनका एक पोता था, पोता ग्रैंडसन, एकदम पूरा फेवरेट था इसका, ठीक है। इसको भेज दिया पटना, बोला जाओ तुम पटना भाई, पटना में रहना, अब पटना में रूल करना। इसका नाम था दोस्तों अजीम, प्रिंस अजीम, राजकुमार अजीम, ठीक है। ये अजीम गया पटना, पटना जाते ही बोला कि भाई पटना का नाम चेंज करो, पटना भेजा इसको, प्रिंस अजीम को, पटना आया, अब पटना आते ही पटना का नाम चेंज करवा दिया, बोला इसका नाम आज से रहेगा अजीमाबाद। क्या रहेगा? अजीमाबाद। तो इसका ये कारनामा कौन किया है दोस्तों? तो ये हुआ आपका अजीमाबाद प्रिंस, ठीक है। अपने नाम पे प्रिंस ने अजीमाबाद बना दिया, ओके। उसके बाद में औरंगजेब का डेट होता है 1707 ईस्वी में, तो अब तब बनता है फर्रुखसियार। उसके बाद में भी और भी राजा आता है, लेकिन फर्रुखसियार बड़ा चतुर होता है। ये पटना में जाकर इसका राजाभिषेक होता है 1713 ईस्वी में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्रुखसियार का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो ये कहाँ हो गया? बिहार में हुआ, ठीक है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अब यहाँ पर औरंगजेब का मृत्यु वगैरह हो जाता है। तो मुगल काल में क्या था सिस्टम कि औरंगजेब तक ना मुगल काफ़ी तरह से ग्रो कर रहा था, काफ़ी विकसित हो रहा था। लेकिन कोई कोई बोलने वाला ये बोलता है कि औरंगजेब इतना लड़ाई क्या, युद्ध क्या ना,
उसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया तो जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो जो मुग़ल का जो राज्य होता है वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन करने लगता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, काफ़ी ज़्यादा इशू होने लगता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अब रोल आता है मुर्शिद कुली खान का। मुर्शिद कुली खान को गवर्नर बनाया जाता है बंगाल और उड़ीसा का। बंगाल और उड़ीसा का इसे गवर्नर बनाया जाता है पहले, जैसे फर्रुखसियर वगैरह जो होता है ये इन्हें बनाता है कि चलो अब तुम बंगाल और उड़ीसा संभालो, ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि इसको ये ना जो दिलावर खान जो था उसको डिफीट करता है, इसको हराता है मुर्शिद कुली खान और इसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मुर्शिद कुली खान का जो रोल्स है हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जब बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें मुर्शिद कुली खान हो गया, सफदर खान हो गया, सिराजुद्दौला हो गया और मीर कासिम हो गया, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मुर्शिद कुली खान के बारे में अभी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। इसके बाद जो मेडिवल यानी कल की क्लासेज जो होगा उसमें हम इसको बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं सिख रिलीजन के बारे में, जो कि बिहार में किस तरीके से फैला है, किस तरह से फूला है, इसके बारे में। तो सिख धर्म के बारे में, क्योंकि सबसे जो बेहतरीन जो चीज़ें होता है ना सिख धर्म में, कि यहाँ पे अपर कास्ट लोअर कास्ट को ना इशू नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसी से हम बारे में समझाते हैं कि सिख धर्म के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सिख धर्म के बारे में, जो कि बिहार से संबंध क्या है। क्योंकि देखिए बिहार में देखेंगे कि बिहार को अगर एज ए होली प्लेस में देखें तो बहुत बड़ी होली प्लेस है। जैसे कि आप देखेंगे जैन धर्म निकला है, बौद्ध धर्म निकला है, सिख धर्म का भी इम्पोर्टेंट शाखा यही माना जाता है। वो कैसे, तो वो सारी चीज़ आप बात करते हैं। तो देखिए अगर सिख धर्म की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, तो गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के फाउंडर बोले जाते हैं, ठीक है, सिख धर्म के फाउंडर बोले जाते हैं। इसमें टोटल 10 गुरु हुए थे, 10 गुरु था, और जिसमें कि आप देखेंगे कि 3 गुरु जो था बिहार से संबंधित था, बिहार से रिलेटेड था, जिसमें कि आप देखने के हमें मिलता है जैसे कि गुरु नानक जी हो गया, श्री तेग बहादुर जी हो गया, और उसके बाद में देखें गुरु गोविंद सिंह का बर्थ पैलेस था। तो गुरु नानक जी भी बिहार गए थे, ऐसे टूर ट्रैवल करेंगे जिसमें गया गया था, पटना गया था, तो ये सब जगह पे। और उसके बाद में श्री तेग बहादुर जी जो था ये भी अपना बिहार गए थे, अपना बिहार गया था। और यहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है कि गुजरी देवी जो है ये गोविंद सिंह के माता है, गोविंद सिंह का माता है। यानी श्री जो तेज बहादुर जी जो था, तेज बहादुर जी, उनका शादी होता है गुजरी देवी से दोस्तों, ठीक है। गुजरी देवी जो है इनसे इसका शादी होता है गुरु तेग बहादुर जी का। ये माता किसका है, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो होता है पटना में ही होता है, तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो था लास्ट गुरु था, 10वां गुरु था, 10वीं नंबर तक अभी तक सिख में गुरु हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, राइट। तो इतना सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी में हमें देखने को मिलता है तख्त श्री हरविंदर साहिब, जिसे हम पटना साहिब के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बीपीएससी का 70 का जो पेपर जो था उसमें इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बीपीएससी का 70 वाला जो पेपर जो है कि पटना साहिब जो है वो कहाँ पे है, पटना साहिब कहाँ पे है, तो उसमें ऑप्शन था पटना था, गया था और भी। तो इसी को इस क्वेश्चन में बहुत मजाक बनाया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए होता यह है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन उस समय में लोग को लगता है कि ये है सही या नहीं है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसीलिए आपको जो कंटेंट रेडी करके दे रहा हूँ ये बहुत शानदार कंटेंट है। आप इसे थोड़ा मेमोराइज करेंगे, माइंड मैप के थ्रू है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझ के जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो तख्त श्री हरमिंदर साहिब जो है पटना साहिब ये बनाया गया था। इसको कौन बनाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह। तो आपको इतना सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इनको पटना साहिब बोला जाता है। तो ये अब ये तख्त श्री हरविंदर साहिब क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, देखिए कितना शानदार है। अगर आप लोग पटना के आसपास हैं ना तो जाइए वहाँ पे, बहुत ही शानदार है यार। मतलब देख रहे हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए कितना शानदार है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है बिहार में। तो बिहार को देखिए होता है ना कि बिहार को पॉलिटिकली बदनाम किया गया है कि बिहार में ऐसा है, वहाँ पे क्राइम है, करप्शन है, ये सब चीज़ें। देखिए कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनहिडन है, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा हिट किया गया है, राइट। उसको पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे टूरिस्ट पैलेसेस है,
आप बिहार को थोड़ा जाके समझिए तो उसके कल्चर्स को जो है। लेकिन वो सब जिम्मा किसको है? जो बिहार के जो पॉलिटिशियन है, जो मोबिलाइजर्स हैं, उन सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिखाए कि बिहार में ऐसा ही नहीं है जैसा आप टीवी में लोग बताया जा रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे कि नीतीश जी के द्वारा कुछ ऐसा हरकत किया गया है जिसमें एक महिला ने हिजाब पहन के आया हुआ था, तो उनके फेस देखने की कोशिश किया गया है। अब देखिए दोस्तों, उसी पे बहुत सारे लोग कि बोल रहा है कि देखिए ये नीतीश जी का उम्र का जो है उसका ये इम्पैक्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि समाज में या मुस्लिम रिलीजन में जो इक्वालिटी जो है, जेंडर बायसनेस जो है, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन आप लोग को बहुत सारा चीज़ें इन पे कोशिश करना होगा, या हम जैसे लोग को, कि देखिए बिहार में जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं उस पर बात हो, फालतू के मुद्दे में काम ना हो, किस तरीके से बिहार डेवलप हो, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए बीपीएससी में जो 70 जो था, बीपीएससी का 70 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 17 जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सिविल सर्विस का उसका मेंस का रिजल्ट आज आया है। मेंस का रिजल्ट आज आया है, ठीक है। इसमें दोस्तों लगभग 20,000 लोग बैठे थे, 20,000 लोग। इसमें लगभग 5400 लोग पास हुए हैं, 5400, ठीक है। अब ये लोग इंटरव्यू देंगे, तो जितने लोग का मेंस क्लियर हुआ है उन सबको कंग्रेचुलेसन्स। आप लोग अब इंटरव्यू भी क्लियर करें और फाइनल नौकरी ले, ठीक है। यही कामना रहेगा मेरा कि जितने भी लोग का यहाँ पे मेंस क्लियर हुआ है उन सब का फाइनल रिजल्ट भी हो, क्योंकि इस बार सीट जो है लगभग 2100 के आसपास सीट है, 2100 की सीट है। तो जितने भी लोग हैं वो लोग अच्छे से मेहनत करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन करें और एक कंप्लीट सीट लेकर आए, राइट। तो इस तरीके से आपका जो मेडिवल हिस्ट्री जो था, बिहार का जो मेडिवल हिस्ट्री है, बिहार का मेडिवल हिस्ट्री वो आज आपका समाप्त होता है, राइट। और इसी तरीके से नेक्स्ट हम कल बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वही 1 घंटे की क्लासेस के अंदर में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से टाइम से डेली आ जाए, 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल पे, और आप अपना रिवीजन करें बढ़िया से और सारी चीज़ें। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ये जो कंटेंट जो है, जो हमें PDF जो है, ये PDF मुझे कहाँ से लेना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे ज्वाइन करके सीधा आ जाए, आपको ये सारे PDF जो है आपको मिल जाएगा। और ये PDF बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, आप इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका आज का क्लासेस समाप्त होता है। तो आइए कल भी आप लोगों से मिलते हैं और अच्छे से जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो है बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री उसे कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।